बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज अगर यह कहा जाए पशीन बलोचिस्तान जिंदाबाद तो यह कहना गलत नहीं होगा। यह एक अच्छा मंजर है कि जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि बलोच इकट्ठे हैं, हम देख रहे हैं कि पश्तून इकट्ठे हैं, हम देख रहे हैं कि सिंधी इकट्ठे हैं, हम देख रहे हैं कि पंजाबी इकट्ठे हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई कहीं से भी हो, यह तफरीक मिट गई है। जरा देखिए, मंजर देखिए, पशीन के अंदर उस जलसागाह के स्टेज के ऊपर कौन कौन मौजूद है। उमर अयूब मौजूद हैं, उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। उस स्टेज के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर सुन्नी शिया ये वो, साहबजादा हामिद रजा मौजूद हैं। अब जरा उसको भी छोड़िए, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से अल्लामा राजा नासिर अब्बास मौजूद है, शिया सुन्नी की तफरीक भी मिट गई है। उस स्टेज के ऊपर अख्तर मेंगल साहब मौजूद हैं, उस स्टेज के ऊपर महमूद खान अचकजई साहब मौजूद हैं, इसी तरह से साहबजादा हामिद रजा साहब मौजूद हैं। आप जानते हैं कि उनका ताल्लुक पंजाब से है। कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। अब अंदाजा कीजिए, दफा 144 फारिग, बारिश और अलग से पानी भी छोड़ा गया, जो तहरीक इंसाफ का दावा है वो भी फारिग। उसके बावजूद और तो और छोड़िए, वहां पे बता रहे थे शेर अफजल मरवत के जनाब जब वो आ रहे थे तो उनको मुख्तलिफ जगह के ऊपर रोका गया और उनके मुताबिक हर जो रास्ते में नाका आ रहा था या चेक पोस्ट आ रही थी, वहां पे उन्होंने कहा जी आज कोयटा से पशीन आते हुए हर मोड़ पर पुलिस की चार गाड़ियां और हर जगह के ऊपर हमें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद लोग आज रुके नहीं हैं, लोग निकले हैं। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि वहां पे पश्तूनख्वा मैप वालों के झंडे लहराए जा रहे थे, वहां तहरीक इंसाफ के झंडे लहराए जा रहे थे, वहां नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप के झंडे लहराए जा रहे थे। कहने का मतलब यह है, और वहां पे नारे किसके लग रहे थे? वहां नारे कैदी नंबर 804 के लग रहे थे। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आज उसके असरात या सियासी जलजला इस्लामाबाद तक महसूस किया गया है। और एक और खास बात, 6 जमातों का इत्तेहाद है, 6 जमातें ऑपोजिशन की हैं। मुझे यह बताइए कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने उस जलसे को उस तरह से दिखाया क्यों नहीं है? अपने बुलेटिन के अंदर टाइम क्यों नहीं दिया? अपनी खबरों के अंदर टाइम क्यों नहीं दिया? क्या मरियम नवाज शरीफ और ये सब जब पीडीएम जलसे करती थी तो क्या टीवी पे जगह नहीं मिलती थी? मिलती थी, सब कुछ होता था। लेकिन अब क्या? लेकिन मैं आपको बात बताऊं, यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। और जिस तरह से आज लोग वहां पे पहुंचे हैं, और फिर वो एक तो शेर अफजल मरवत जो है, और फिर मैं तकरीर पे बाद में बात करूंगा कि शेर अफजल मरवत ने क्या कहा है, और उसके बाद अचकजई साहब ने क्या कहा है, मेंगल साहब ने क्या कहा, बाकी सब ने क्या कहा। शेर अफजल मरवत जब आए, उनकी एंट्री जिस तरह से हुई, लग रहा था किसी हीरो की एंट्री हो रही है, किसी सियासी लीडर की एंट्री जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद महमूद खान अचकजई उस वक्त तकरीर कर रहे थे, महमूद खान अचकजई को तकरीर रोकनी पड़ी। यानी आप अंदाजा लगाइए कि शेर अफजल मरवत लोगों में कितने मकबूल हैं, या जब आप इमरान खान के साथ जुड़े होते हैं तो किस तरह से पाकिस्तान के अंदर लोग आपको उठा लेते हैं, कंधों के ऊपर बिठा लेते हैं। तो आज आइन बचाओ या तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान जो है उसका बाकायदा आगाज हो गया है, और बहुत ही शानदार तरीके से आगाज हुआ है कि तमाम तर रुकावटों, तमाम तर चीजों को लेके लोगों ने अपना फैसला सुनाया है। और एक चीज आज मिसिंग थी कि फजलुर रहमान वहां पे नहीं थे। फजलुर रहमान ने ये ट्रेन मिस कर दी है। फजलुर रहमान अब सोलो फ्लाइट के साथ जाएंगे तो हो सकता है कि उनको हुकूमत में से शेयर तो मिल जाए, लेकिन अवाम की नजर में यह सारे मामले के अंदर उनकी कद काठ में इजाफा नहीं हुआ। अच्छा होता कि वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बनते, इन सियासी जमातों के साथ शामिल होते और नारे लगाते, तहरीक का हिस्सा बनते, लेकिन उन्होंने अपने आप को अलग करके कोई अच्छा पैगाम नहीं दिया। अब अगला नंबर लाहौर का लगा है। लाहौर का कैसे लगा मैं आपको बता देता हूं। जो शेर अफजल मरवत है, उन्होंने ये कहा है कि हम लाहौर में तारीखी जलसा करेंगे और ये मैंडेट उनके हल्क से छीन कर लेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान की आजादी हो तो आपको हमारे साथ
निकलना पड़ेगा। गो के शेर अफजल मरवत ने तो कह दिया कि हमारा अगला जलसा लाहौर में होगा, लेकिन अभी ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ, लेकिन लाहौर का नंबर जरूर लग गया है। वो अभी लगे, क्योंकि पहले इत्तलात ये थी, जो हमें बताया गया था, जो हमने शेड्यूल वहां से जानने की कोशिश की थी, कि अगला जलसा गुजरांवाला के अंदर होगा। अब देखना यह है कि वो गुजरांवाला के अंदर होता है या लाहौर के अंदर होता है। अब आते हैं तकरीरों के ऊपर कि रहनुमाओं ने तकरीरें क्या कुछ की। सबसे पहली बात है, मैं क्योंकि मेजबान जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। उसमें महमूद खान अचकजई साहब थे। एक तो उन्होंने देखिए, उन्होंने प्रेस को मुखातिब किया, बाकी को मुखातिब किया। उनका, यार आप हमें जेलों में डालो, हमारे बुजुर्गों को डालो, मर्दों, ये हमारी माओ बहनों और बच्चों और बुजुर्गों के ऊपर हाथ क्यों डालते हो, उनकी बेइज्जती क्यों करते हो। फिर तो वो तो बहुत थे, उनका जो हाथ हमारी बेटियों बहनों की तरफ बढ़ेंगे, हम उन हाथों को काट देंगे। देखिए, ये जो गुस्सा है, ये जो सारी चीजें हैं, मेरे ख्याल से ये उसकी वजूहात हैं। उन्होंने आज भी कहा कि हम किसी फौज के खिलाफ, किसी एजेंसी के खिलाफ नहीं हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम सियासी किरदार के खिलाफ हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी को, उन्होंने तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, हम इस खित्ते में जंग मुसल्लत नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा, देखिए, हम अपने तमाम जो हमसाए हैं, जिसमें ईरान है, जिसमें अफगानिस्तान, एवं इंडिया का नाम लिया, कि हम जियो और जीने दो की पॉलिसी के ऊपर रहना चाहते हैं, कि वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। याद रखिएगा, जब लड़ाइयां लड़ते हैं, जब जंगें लड़ते हैं, तो किसी का रिस्क चलता है, किसी का कारोबार चलता है, तो इसलिए वो बात कर रहे थे। अच्छा, फिर एक और उन्होंने जो ट्वीट भी किया था रात 12 बजे, उनका, मैं पश्तून, बलोच, सिंधी और सराइकियों की जमानत लेता हूं, लेकिन आपने हमें आईनी गारंटी देना होगी कि हमारे वतन के वसाइल पर पहला हक हमारे बच्चों का होगा। अगर आप रेकोर्डिक की तरह हमारे वसाइल का सौदा करते रहेंगे दुनिया के साथ, तो यह मुल्क नहीं चलेगा। यह बात दुरुस्त है। अगर बलूचिस्तान से कोई चीज है तो बलूचिस्तान के ऊपर उनका पहला हक है, और अगर 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 पंजाब में कोई चीज है तो पंजाब का पहला हक है। सिंध का आप देखें ना, वो जो वाकया वहां पे हुआ है, जिस तरह से पंजाब से मुंसलिक लोगों का कत्ल किया गया, इसकी कौन तारीफ कर सकता है, इसकी हिमायत की जा सकती है। ये काबिल मजम्मत है, जितना काबिल मजम्मत का जाए। फिर इमरान खान की रिहाई को लेकर जो तजवीज दी है महमूद खान अचकजई साहब ने, उन्होंने कहा, देखिए, जो डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ था, अगर वो बेनजीर भुट्टो के खिलाफ हजारों केसेस माफ कर सकता है, तो फिर ये जो असेंबली है, इस असेंबली की जिम्मेदारी है कि वो भी इमरान खान के तमाम मुकदमात जो हैं वो खत्म करें। और इसमें खास बात यह है कि महमूद खान अचकजई के हवाले, और ये तहरीक इंसाफ को भी सीखना चाहिए। कल को हो सकता है कि आपकी हुकूमत आ जाए, कल को हो सकता है कि आपके एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक हो, आपको महमूद खान अचकजई बुरा लगेगा, आप कहेंगे देखिए ये टाउट है। नहीं, महमूद खान अचकजई का कल भी उसूल वही था, महमूद खान अचकजई का उसूल आज भी वही है। वो आज आपके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है तो आपके साथ खड़ा है, कल किसी और के साथ होगी तो उसके साथ खड़ा होगा। तो उन्होंने इमरान खान की रिहाई की जो बात है वो की है। अच्छा, उसके बाद जो अख्तर मेंगल साहब हैं, वो, उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। उन्होंने कहा कि जो मरकज में हुकूमत बनी हुई है, मैं इस हुकूमत को पाकिस्तान की हुकूमत नहीं समझता, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये इलेक्शन कमीशन की हुकूमत है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इस हुकूमत के लिए कुछ शर्मिंदगी का बायस नहीं होगा। ये अख्तर मेंगल साहब कल तक आपके साथ थे, आपके इत्तेहादी थे, आज आपको वो कह रहे हैं कि आप जनाब जो है फॉर्म 47 वाले हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आप क्या इस हवाले से कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो कि शेर अफजल मरवत का वहां पर बड़ा एक दबंग किस्म का आज खिताब भी हुआ, शेर अफजल मरवत की एंट्री भी बड़ी शानदार थी और बाकी सारी बातें भी। तो शेर अफजल मरवत ने आज का, देखिए, जो जितना जोर एजेंसीज ने या पुलिस ने हमारा जलसा रोकने के ऊपर लगाया है, तो अगर इतना ही जोर आप स्मगलिंग रोकने के ऊपर लगाते तो आज बलूचिस्तान का सूबा तरक्की याफ्ता होता। मेरे ख्याल से ये बात उन्होंने तो स्मगलिंग को लेके और बहुत सारी बातें की हैं, उन्होंने जो ईरान से होती है या अफगानिस्तान से होती है, मेरे ख्याल है कि हम अगर उसको करेंगे तो हमारे पर जलते हैं। मैं इतना बता देता हूं कि उन्होंने कहा, जनाब अगर आप यही रोक लेते ना, आपका ध्यान वहां होता रोकने की तरफ, तो आज इस सूबे के हालात ये ना होते। अच्छा, उसके बाद दो और हैं, जिसमें एक तो साहबजादा हामिद रजा साहब है, और साहबजादा हामिद रजा साहब जो हैं वो आप जानते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं। मैं यही कह रहा हूं, इस जलसे की खूबसूरती यही थी कि तमाम तबका फिक्र के लोग थे, तमाम फिरकों के लोग थे, तमाम सियासी जमातों के लोग थे, तमाम तबका फिक्र के लोग थे, और कोई इसमें इख्तलाफ, ये इमरान खान, इसीलिए मैं कहता हूं कि इस वक्त एक ही पूरे मुल्क का कायद है, इस वक्त एक ही हमें विफाकी जमात दिखाई दे रही है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो हामिद रजा साहब कह रहे थे, देखिए, इमरान खान कोई डील लेकर नहीं भागा, उसके प्लेटलेट्स भी कम नहीं हुए, और वो आज भी जेल में बैठ के ये नहीं कर रहा
कि मुझे कोई डील दे दो, मुझे फलां चीज़ दे दो, नहीं। वो आज भी आज़ादी की बात कर रहा है, वो आज भी हुकूक की बात कर रहा है, और जाहिर है कि ये इमरान खान ही कर सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो इमरान खान का जिगरा है ना, या इमरान खान का हौसला या बर्दाश्त है, आप ये मत तवक्को रखा करें कि बाकी लोग भी उसी तरह से ये कुछ होंगे। अच्छा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट खिताब था वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का था, जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को है से ताल्लुक है उनके हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इस मादरे वतन के बेटे हैं, हम एक हैं। दुश्मनों ने हमें टुकड़ों में बांटने की कोशिश की, हमें मसलिकों में बांट दिया। हम अहद करते हैं, हम एक हैं, हमारे दिल एक हैं, हम इकट्ठे जिएंगे, हम इकट्ठे मरेंगे। आपने देख लिया, जिसे अवाम लाना चाहते हैं उसको जेल में रखा हुआ है, और जिन्हें अवाम 3 तलाकें दे चुके हैं उनको हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। ये आइन को पांव तले रौंदते हैं। हमने फैसला किया है कि हम मिलकर आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अंदाजा कीजिए कि इमरान खान ने तमाम तबकात को इस बात के ऊपर मुत्तहिद कर दिया है कि इस मुल्क की बका, हम सब की बका आइन के अंदर है, आइन की बात मान के है। आइन से अलग होंगे तो बात नहीं बनेगी, और आप जो है उसके अंदर रह के एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। अब एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी बताई थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जो 6 जजेस का खत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस लिया, उस पर फरीक बनना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक तो पता नहीं काजी साहब ने इतनी लंबी तारीख क्यों दी थी ईद के बाद, हालांकि ईद के बाद चाहते तो मंडे के रोज भी इस केस को फिक्स किया जा सकता था, लेकिन चलिए उसमें कोई हिकमत होगी। इस दौरान नवाज शरीफ साहब को भी जरा टाइम मिल जाएगा, वो तैयारी शरीक कर ले अगर उन्होंने करना है तो। वो बताना ये चाहते हैं कि जनाब कि वो इसमें फरीक बन के ये कहना चाहते हैं कि अदलिया के मामलात में उस वक्त भी मुदाखलत हुई थी, और अदलिया में मामलात में मुदाखलत की वजह से ही उनको हुकूमत से निकाला गया था। ऐसा ही होगा। चलिए, काजी फायज ईसा साहब 6 जजेस को इंसाफ दे सकते हैं, नहीं दे सकते, कम से कम नवाज शरीफ के लिए तो वो एक सियासी बयानिया बना देंगे सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला सुना के जी बिल्कुल हुआ है, तो कम से कम नवाज शरीफ के लिए कोई फैसला काजी साहब ले लें। पाकिस्तानी कौम और जजेस की खैर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।